इस वीडियो लेक्चर में हम कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति देखेंगे। मांग वक्र कीमत और उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली मांग मात्रा के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, जबकि अन्य बातें समान रहने पर। कीमत उपभोग वक्र भी कीमतों में होने वाले परिवर्तन और उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। ये बात अलग है कि जो साधारण या परंपरागत मांग वक्र है उसके माध्यम से हम कीमत और मांग मात्रा के बीच में जो संबंध है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं, लेकिन जो कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से मांग वक्र खींचना बनाना थोड़ा सा जटिल होता है। साधारण मांग वक्र, जिसे हम मार्शल का मांग वक्र भी कहते हैं, उसमें हम OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा लेते हैं, वस्तु की इकाइयाँ लेते हैं, और OY अक्ष पर हम कीमत लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो इस रूप में होता है, जिसमें अन्य बातें समान रहने की मान्यता शामिल रहती है। और कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। ये साधारण मांग वक्र है, परंपरागत मांग वक्र है, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र है। कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से जब हम मांग वक्र बनाते हैं तो जो मार्शल का एनालिसिस है, जो यूटिलिटी एनालिसिस है, जिसमें कुछ मान्यताएं ली गई हैं मांग वक्र को बनाते समय कि उपभोक्ता के लिए जो उपयोगिता है वह मापनीय है और जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इन मान्यताओं को छोड़कर भी हम तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र हम निकाल सकते हैं। कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र निकालने के लिए हम कुछ मान्यताएं लेते हैं, जिसमें हम लेंगे कि उपभोक्ता के लिए आय दी हुई है, आय स्थिर है, उसकी रुचियां अपरिवर्तित रहती हैं और उपभोक्ता को जो उपयोगिता है वह मापनीय नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की में हम ये जानते ही हैं। तो इन और अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। इन मान्यताओं के साथ हम मांग वक्र निकाल सकते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने कीमत उपभोग वक्र को देखा ही था कि कीमत उपभोग वक्र उपभोक्ता के लिए जो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी जो विभिन्न साम्य बिंदु हैं उनको मिलाने पर प्राप्त होता है। तो हम कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से मांग वक्र किस प्रकार निकालते हैं, इसे हम इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली है, यहाँ हम X वस्तु की मात्रा ले रहे हैं और यहाँ हम मुद्रा ले रहे हैं। अब यदि मान लीजिए कीमत रेखा ये है, मान लीजिए कीमत रेखा ये है, MN कीमत रेखा है। इस कीमत रेखा पर जो उपभोक्ता है इंडिफरेंस कर्व के IC1 पर इस P बिंदु पर साम्य में है। अब मान लीजिए कि और उपभोक्ता OX1 मात्रा खरीद रहा है। ये उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति है, जहाँ कीमत रेखा और जो तटस्थ वक्र है दोनों का जो स्लोप है, ढाल है, वो समान है। अब मान लीजिए उपभोक्ता के लिए कीमत घट जाती है तो कीमत रेखा इस तरफ रोटेट हो जाएगी और मान लीजिए नया संतुलन बिंदु, नई कीमत रेखा जो MN थी वो MN1 हो जाएगी।
इस नई संतुलन कीमत रेखा पर जो उपभोक्ता का संतुलन है वो IC2 पर Q बिंदु पर है और उपभोक्ता OX2 मात्रा खरीद रहा है। थोड़ा सा इसको विजिबल बनाने के लिए अब और कीमत कम हो जाती है तो कीमत रेखा आगे MN2 हो जाएगी कीमत रेखा, और MN2 कीमत रेखा पर उपभोक्ता इस IC3 के R बिंदु पर संतुलन में है और उपभोक्ता जो X3 मात्रा है वो खरीद रहा है, OX3 मात्रा खरीद रहा है। तो इसी प्रकार और कीमत कम होने पर उपभोक्ता की जो कीमत रेखा है वो इधर दाईं तरफ रोटेट हो जाएगी और उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं P, Q, R, और इन P, Q, R को यदि मैं ज्वाइन कर दूं तो ये PCC होगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। अब इस कीमत उपभोग वक्र की सहायता से हम उपभोक्ता के लिए मांग वक्र निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए जब कीमत रेखा MN थी MN कीमत रेखा है, MN कीमत रेखा पर उपभोक्ता यदि अपनी पूरी इनकम OM को व्यय कर दे तो वह ON वस्तु खरीद सकता है X वस्तु की। तो इस OX वस्तु की जो मात्रा है ON मात्रा वो खरीद सकता है OM मुद्रा से। तो इस कीमत रेखा का जो स्लोप होगा वह होगा OM डिवाइडेड बाई ON। कीमत रेखा का जो ढाल है ना, या इसको हम कीमत कह सकते हैं, कीमत प्रति इकाई X वस्तु की। ये जो कीमत रेखा का जो ढाल है X वस्तु की कीमत को व्यक्त करेगा। एक पॉइंट ये हो गया आपका MN कीमत रेखा हो गई, कीमत रेखा का ढाल OM डिवाइड बाई ON हो गया। इसको हम OP मान लेते हैं, OP1 मान लेते हैं, और इस OP1 कीमत पर जो मांग मात्रा है X वस्तु की वो मांग मात्रा है OX1। अब कीमत रेखा, कीमत कम हो गई, कीमत रेखा बदलकर ON1 हो गई, कीमत रेखा MN1 हो गई, सॉरी, और इस कीमत रेखा का जो स्लोप होगा वो OM डिवाइड बाई ON1 होगा। अब उपभोक्ता उसी दी हुई आय से इतनी मात्रा वस्तु की खरीद सकता है। हम इसको OP2 कीमत मान लेते हैं और उपभोक्ता की जो मांग मात्रा है वो OX2 हो जाएगी। अब यदि कीमत और कम हो गई, हमने देखा उसका संतुलन है R बिंदु पर है, OX3 मात्रा खरीद रहा है, तो OX3 मात्रा वो खरीद रहा है। कीमत रेखा आपकी MN2 है जिसका स्लोप ON2 है, और इसको हम कीमत OP3 मान लेते हैं और उस पर मांग मात्रा OX3 खरीदी जाएगी। तो हम इन बिंदुओं को इस कीमत
रेखा के जो संतुलन बिंदु हैं पी क्यू आर एस, इनके करेस्पॉन्डिंग हम नीचे एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा है, एक्स वस्तु की, और ये कीमत हो गई OP1, ये मान लीजिए OP1 है, ये OP2 है, और ये P1, ये P2 कीमत, और ये P3 कीमत हो गई, OP3, OP2 और OP1। इन पर हम मांग मात्राओं को दर्शाएंगे। तो हम देख सकते हैं ये x1 का बिंदु हो गया, ये x2 का बिंदु हो गया, और ये x3 का पॉइंट हो गया। कीमत इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी, P1 कीमत पर x1 मात्रा के कंसिस्टेंट पॉइंट ये हो गया, इस मांग मात्रा के कंसिस्टेंट पॉइंट ये हो गया, और इस कीमत पर कंसिस्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा। हम इसको जो हॉरिजेंटल दूरी है उसके हिसाब से मैंने ये बिंदु प्लॉट कर दिए हैं। इन बिंदुओं को यदि मैं जोड़ दूं तो ये DD मांग वक्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो मांग वक्र है, DD जो मांग वक्र है, हमने इस कीमत उपभोग वक्र की सहायता से निकाला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कीमत उपभोग वक्र भी वही बात को प्रदर्शित कर रहा है कि कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता के लिए जो मांग मात्राएं हैं, साम्य बिंदु पर जो मांग मात्राएं हैं वो बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर भी हम डिमांड कर्व के माध्यम से भी वही चीज़ बता रहे हैं कि कीमत कम होने पर उपभोक्ता के लिए मांग मात्राएं बढ़ गई हैं, उसके द्वारा खरीदी गई मात्राएं बढ़ गई हैं। तो इस मांग वक्र का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और ये सामान्य वस्तुओं के लिए जो मांग वक्र होता है उसी तरीके का है। हम कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से हम गिफिन गुड्स के लिए भी मांग वक्र खींच सकते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि गिफिन गुड्स के लिए जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है, पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, और उसका यदि हम मांग वक्र खींचेंगे तो उसका मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र निकाल सकते हैं। मैंने इस मेथड का यूज किया है, ये थोड़ा आसान है, लेकिन हम इसी अपर पार्ट वाला जो डायग्राम है हम इसी में भी मांग वक्र भी खींच सकते हैं, और कीमत जो रेखा है उसके के जो ढाल के पैरेलल लाइन खींचकर हम मांग बिंदु यहाँ पर भी इसी डायग्राम में भी निकाल सकते हैं। पर वो देखने में थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है, इसलिए थोड़ा सा ये आसान तरीका है, आसानी से समझ आने वाला तरीका है, इसलिए मैंने इस मेथड का यूज करते हुए कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र निकाला है। कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र निकालने का एक ये भी फ़ायदा है कि हम चूँकि कीमत उपभोग वक्र जो है उसमें कीमत प्रभाव को हम आय और प्रतिस्थापन प्रभाव में भी विभक्त करके पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो हम वस्तु की मांग मात्रा पर कीमत में परिवर्तन होने पर जो आय प्रभाव और जो प्रतिस्थापन प्रभाव हैं हम उनको भी कीमत उपभोग वक्र में देख सकते हैं, इस वाली विधि में देख सकते हैं, जो कि परंपरागत मांग वक्र में संभव नहीं था। तो कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से मांग वक्र खींचना परंपरागत मांग वक्र की तुलना में इसलिए बेहतर है कि हम इसमें कुछ जो अवास्तविक मान्यताएं हैं, जैसे उपयोगिता की मापनीयता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, स्थिर रहने की मान्यता है,
उनको हम छोड़ते हुए मांग वक्र खींचते हैं और इसमें हम कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता पर के जो आय प्रतिस्थापन और आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव जो पड़ता है कीमत परिवर्तन का, हम उसे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से हमने मांग वक्र की व्युत्पत्ति देखी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।